प्राइम टाइम के प्रायोजक। अब तक की राजनीति में तीसरा मोर्चे की बातें होती रही हैं, लेकिन अब सेक्युलर ताकतों को लगता है कि उनका मुकाबला क्योंकि बीजेपी से, इसलिए मौजूदा सियासी दौर में तीसरे मोर्चे की नहीं बल्कि दूसरे मोर्चे की जरूरत है। अब कल्पना यह की जा रही है कि दूसरे मोर्चे में वो सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल हों जो बीजेपी और उनके साथी दलों को रोक सके। हालांकि बिहार को छोड़कर कहीं भी सेक्युलर ताकतें एक नहीं हो सकी, लेकिन क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में सेक्युलर, समाजवादी और वामपंथी दल मिलकर दूसरा मोर्चा बना पाएंगे? जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नीतीश से मुलाकात की और लालू यादव को मुलाकात के लिए दिल्ली आने का न्योता दिया है, उससे लगता है कि बिहार की तर्ज पर केंद्र में भी महागठबंधन की कवायद की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दूसरे मोर्चे का नेतृत्व करेगा कौन? प्राइम टाइम में आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले हर बार तीसरे मोर्चे की कवायद कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार रणनीति तीसरे के बजाय दूसरे मोर्चे को ताकत देने की हो रही है और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इसी कोशिश में जुटे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दूसरे मोर्चे का नेतृत्व कौन करेगा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई राज्यों के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। दरअसल इस बार कोशिश तीसरे मोर्चे के बजाय एनडीए के खिलाफ दूसरे मोर्चे को ही मजबूत करना है। नीतीश कुमार ने कई बार समान विचारधारा वाले दलों को एक मंच पर आने का सुझाव दिया। लिहाजा कांग्रेस को भी लगता है कि बिहार का मोर्चा अगर बीजेपी को रोक सकता है तो राष्ट्रीय स्तर पर बना मजबूत मोर्चा भी केंद्र में बीजेपी को रोक सकता है। फॉर्मुलेशन क्या होगा ये तो सब लोग बैठेंगे, अभी तो इनिशिएशन है, एक माइंड बनाने की बात है कि हाँ इस तरह का एक फॉर्मेशन बने, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है इसलिए कांग्रेस इसका लीड ले और इस तरह का फॉर्मेशन बनाए, और फिर जब फॉर्मेशन बनेगा तब फिर कोर्स ऑफ स्ट्रैटेजी तय होगी कि कैसा होगा, क्या होगा। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हाथ मिलाने के बावजूद में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब मंथन में यही विचार किया जा रहा है कि एनडीए विरोधी तमाम दलों को एक मंच पर साथ आना चाहिए था। देखिए, नीतीश कुमार जी के जो पूरे देश में जो कार्यक्रम बन रहे हैं वो कहीं न कहीं जो उनके कार्यक्रमों को एक राष्ट्रव्यापी जो स्वीकृति मिली है, जिस तरह से अलग अलग हिस्सों से उन्हें आमंत्रण मिले हैं, उससे ये जरूर साफ हो रहा है कि उनकी एक राष्ट्रीय नेता की जो छवि है वो पूरे देश में है। हो सकता है कि आने वाला लोकसभा चुनाव एनडीए और दूसरे मोर्चे के बीच हो, लेकिन बीजेपी ने दूसरे मोर्चे की सफलता की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। कुछ भी कर लें, अब बिहार और देश की जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं जाकर के। जनता ने परख लिया है। 16 महीने के शासन में सरकार ने जनता का विश्वास खो चुकी है जाकर के, और तीनों का तीन रास्ता जाकर के है, और कहीं इनके पास कोई रणनीति है ना कोई सिद्धांत है जाकर के, और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बेमेल गठबंधन जो किया जाकर के, तो देश की जनता समझती है। बहरहाल लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से जोर आजमाइश जारी है, लेकिन समाजवादी, वामपंथी और सेकुलर दलों को जोड़ना तराजू पर मेंढक तोलने से कम नहीं है। अमूमन चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर पसीना बहाया जाता है, लेकिन इस बार एनडीए के खिलाफ पूरी रणनीति बदली नजर आ रही। अब विरोधी तीसरे मोर्चे नहीं दूसरे मोर्चे को ही मजबूत करने में जुटे हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कुछ इसी कोशिश में कई राज्य का दौरे भी कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल तीसरे मोर्चे के बजाय दूसरे मोर्चे को मजबूती देने की कोशिश जरूर हो रही, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा? कैमरामैन मोहित के साथ अमित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। तो जाहिर तौर पर उम्मीदें भी बड़ी हैं और सवाल भी बहुत बड़े हैं। न्यूज इंडिया संवाददाता पटना से अमित कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, दूसरे मोर्चे को मजबूत करने की बात की जा रही है, लेकिन कैसा होगा दूसरा मोर्चा? किस तरीके से इसकी परिपाटी बिछाए जाने की बात कर रहे हैं? देखिए सुया, सबसे खास है कि आप याद कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय कहीं न कहीं विचारधारा यानी तमाम समाजवादी दल हैं उनके विलय की बात करते थे। उसको लेकर खूब पसीना भी बहाया गया, तमाम दलों के साथ बैठक भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफलता नहीं मिली। उस
उसके बाद भी यूपी बिहार चुनाव में कहीं ना कहीं महागठबंधन जरूर बना, सफलता भी मिली, लेकिन यूपी में ये स्थितियां फेल हो गई। जाहिर तौर पर लगातार चुनाव के पहले कोशिश यही होती है कि तीसरे मोर्चे की तैयारी होती है। कई बार इस तरह के जो प्रयोग हैं वो किए भी गए, लेकिन सफलता कभी मिली नहीं। जाहिर तौर पर इस बार जो हालात रहे हैं, जिस प्रकार एनडीए को लेकर तमाम जो दलें हैं वो एकजुट जरूर होने की कोशिश में है, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा इस पर विवाद रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते कुछ महीनों से लगातार हर मंच पर इस बात की जरूर अपील करते हैं कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े। कांग्रेस कोशिश करे कि उन तमाम दलों को जो समान विचारधारा के हैं, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, वो कम से कम एक साथ एक मंच पर आए। और अगर हम बीते कुछ महीनों के अंदर देखें, लगातार चाहे वो उड़ीसा हो, मुंबई हो, या फिर आपने देखा केरल, दिल्ली, तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दौरे कर रहे हैं और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात भी हुई। यानी इस बार अब कोशिश यही है कि 2019 चुनाव के दौरान एनडीए के खिलाफ यानी कि 3 दल ना हो के 2 दल हो, यानी आमने सामने की लड़ाई हो। तो जाहिर तौर पर कुछ इसी कोशिश में नीतीश कुमार जुटे हैं, लेकिन यह सबसे अहम रहा है कि इसके पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं। सवाल कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर अटकता है। नेतृत्व के मसले पर तमाम जो दल हैं उसमें कहीं फिर बिखराव के दिखने लगते हैं। जाहिर तौर पर इस बार कोशिश यही फिर हुई है कि तीसरा नहीं दूसरा मोर्चा मजबूत हो, जो एनडीए को 2019 में कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ उसके सामने खड़ा हो। सूर्या अमित, इस लिहाज से जहां एक तरफ सोनिया गांधी नीतीश कुमार से मुलाकात करती हैं और अब मुलाकात करने के लिए लालू प्रसाद यादव को भी बुलाया गया है, क्या कुछ समीकरण महागठबंधन के 2019 के लोकसभा चुनाव से बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे अहम है कि अगर हम महागठबंधन की बात करें, लगातार ये जरूर कोशिश हुई कि महागठबंधन बनाया जाए, लेकिन यूपी में पूरी तरह से ये प्रयोग फेल रहा। जो दल है वो एक साथ नहीं आ पाए। लेकिन अगर आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां महागठबंधन की बात करते रहे, लालू यादव ने भी इस तरह के एक बड़ा अभियान चलाने की बात की। उन्होंने कहा कि उन तमाम दलों के साथ वो बात करेंगे और जरूरत हुई तो उनसे मिलने भी पहुंचेंगे, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर बसपा प्रमुख मायावती हो या सपा के तमाम दलों के साथ वो उनकी बैठक होगी। यानी लालू प्रसाद यादव ने भी ये साफ किया कि अब जरूरत है कि वैसे तमाम विचारधारा के लोग जो एनडीए के खिलाफ रहे हैं वो एक साथ आए, एक मंच पर आए, और कुछ यही दिखा भी। इस बार भी अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें, लालू यादव ने भी साफ किया कि वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। अब कहीं ना कहीं उनकी अगुवाई की बात होगी। तो कोशिश अब यही है सूर्या की 2019 से पहले एक ठोस रणनीति बनाई जाए, और शायद अब इन्हें पता है कि जरूरत इस बात की है कि पूरी ताकत के साथ एनडीए के सामने खड़ा हो, और यही कोशिश है कि अब तीसरा नहीं दूसरा मोर्चा तैयार किया जाए जो एनडीए के साथ एनडीए के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो। सूर्या बिल्कुल, इस वक्त चर्चा में खास मेहमान हमारे से जुड़े हैं बीजेपी नेता इंजीनियर अजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय यादव जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। अजय यादव जी, जाहिर तौर पर कितना मजबूत और कितना महफूज बीजेपी खुद को महसूस करती है जब पता लगता है कि तमाम राजनीतिक दल एक साथ महागठबंधन की दौड़ में शामिल हो गए, और जहां अब तक तीसरे मोर्चे की बात होती थी, अब दूसरे मोर्चे में ही तमाम राजनीतिक दल खड़े होना चाहते हैं और टारगेट सीधा बीजेपी से, यानी सीधी टक्कर बीजेपी से। आप सूर्या जी देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव जी और देश में जिस तरह के हालात 2014 से पहले थे जी, 2014 के बाद जब हमारी सरकार बनी और उसके बाद तकरीबन जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली और बिहार को छोड़ करके जी, हम लोगों ने पंजाब को छोड़ करके सारे राज्यों में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और उस परफॉर्मेंस के आधार पर आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह का मैसिव विक्ट्री हमारा हुआ है एनडीए का, तो ये विक्ट्री बताता है कि अब देश के अंदर जो विपक्ष है, विपक्ष बिल्कुल कमजोर हो चुका है, निराधार हो चुका है, उनके पास कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल सिमट चुकी है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना था देशवासियों का, वह सपना करीब करीब साकार हो रहा है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें 4 राज्यों में हमारी सरकारें बन गई। तो सूर्या जी, मेरा कहना है कि ये तीसरे गठबंधन के नाम से भी संगठित होते तो तब भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी, और दूसरा गठबंधन के नाम से भी ये अगर इकट्ठे होते हैं तो हमारे सेहत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। हम लोग देश के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सरकार
में आज तक किसी तरह के घपले घोटाले नहीं हुए हैं। देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है। अजय यादव जी, घपले घोटाले की तो कई सारी बातें भी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ जेडीयू नेता एसएस अहमद साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अहमद साहब, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। साथ ही आपसे एक सवाल, आपने इंजीनियर अजय यादव साहब की बातें सुनी, अब तीसरे मोर्चे की बातें जब तक चल रही थी, उससे पहले अब दूसरे मोर्चे को मजबूत करने की बात की जा रही है, चाहेंगे कि जरा अपनी प्रतिक्रिया दें कि किस तरीके से तीसरा मोर्चा को छोड़कर अब दूसरे मोर्चे को मजबूत करने की बात सामने होगी? देखिए सूर्या जी, तीसरा मोर्चा हो चाहे दूसरा मोर्चा हो जी, मोर्चा एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने का है कि विपक्ष की तरफ से एक ऐसा संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जाए जो कि भारतीय जनता पार्टी को एक साथ चुनौती दे सके। क्योंकि इस चीज को देखा गया है कि जिस प्रकार बिहार में पूरा विपक्ष एक होकर जो विपक्षी ताकतें हैं सारी एक हो गई, महागठबंधन का जो रूप ले लिया, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का देखना पड़ा। शिकस्त नहीं, बहुत करारी शिकस्त मिली। और अगर ऐसा फॉर्मूला तैयार हो जाता है केंद्र में राष्ट्रपति चुनाव के समय, तो आगे भी ऐसे चुनाव से काफी फायदा हो सकता है। और ये एक तरह से बीजेपी के लिए, बीजेपी के देखिए जीत का जो कारण होता है, बीजेपी के जीत का क्या कारण है? बीजेपी का उनका एक झूठा प्रचार तंत्र है, एक जुमले का प्रचार तंत्र है, और सबसे बड़ा जो है उनका है कि एक विपक्ष की एकजुटता न होना। विपक्ष अगर अलग अलग तौर से लड़ता है तो ये स्थिति होती है। आप यही चले देखिए, आसाम में भी यही हुआ। आसाम में अजमल साहब की पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, और उसके बाद बीजेपी को फायदा हो गया। बिहार में ये चीज नहीं हो पाया, बीजेपी ने चाहा तो विपक्ष को। एसएस अहमद साहब, ये पार्टियों की कमजोरी आप गिना रहे हैं या मजबूती की? साथ लड़कर लड़ेंगे तो बीजेपी को हरा देंगे, यानी कि बीजेपी इतनी ज्यादा मजबूत है? नहीं, विपक्ष में जो विपक्षी वोट है, जो हमारा जो समाजवादी वोट है, जो हमारा जो पिछड़ा वोट है, दलित वोट है, महादलित वोट है, अल्पसंख्यक वोट है, ये सारा वोट जो है इसको अलग अलग हो जाता है। ये सब जी। तो अहमद साहब, क्या मैं ये सवाल आपसे पूछ सकता हूं कि ये दलों का एकजुट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक जो अलग अलग विपक्षी पार्टियों के बटे हुए हैं, उस वोट बैंक को एक साथ इकट्ठा किया जा रहा है? नहीं, जाहिर है चुनाव इसी पर होता ही है। वोट बैंक चुनाव कहां से होगा? जी बिल्कुल, मैं उस बात को, जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा है। सूर्या जी, इस चीज को देखना होगा कि सारी जो वोट है सब अलग अलग हो जाते हैं, और उन्हीं वोट बैंक से अलग हो जाते हैं, जिससे बीजेपी को फायदा हो जाता है। बीजेपी इसी से जीत रही है, सब एक साथ हो जाएगा। जब सारा वोट एक साथ हो जाएगा फिर बीजेपी हारने लगेगी। तो अहमद साहब, क्या ये समझा जाए कि जी बिल्कुल, तो क्या ये समझा जाए कि सियासत में अपने वर्चस्व को बचाने के लिए जरूरी है कि तमाम विपक्षी दल संगठित हो जाएं, सभी का संगठित वोट बैंक जुड़ जाए, ताकि उनका वोट बैंक बीजेपी के वोट बैंक से ज्यादा हो जाए, सब महागठबंधन सत्ता में आ जाए और तमाम राजनीतिक दलों का राजनीतिक अस्तित्व भी बच जाए? जाहिर तौर पर सीधा मतलब तो यही है। देखिए, राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि झूठे प्रचार तंत्र को और जो जुमले का प्रचार तंत्र है उनको दूर रखना। जनता के पास जो है नेता जो कह रहे हैं और जो उनकी करनी है उसमें समानता होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो जुमले का प्रचार तंत्र है और उससे जनता का फायदा नहीं होगा। इसलिए विपक्षी दलों को एक साथ आना है, और एक साथ आने में तो अलग अलग जो दल है, अलग अलग जो लोग हैं, उन सारे लोगों को जो एक ये रखते हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा। इसमें अगर आप इस चीज को देखिएगा कि क्या कहते हैं उसको, कि झूठा प्रचार तंत्र था, उसके तहत इन्होंने कहा था कि भाई बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, है ना। ये इन चीजों से अगर बचना है तो सारे जी, यानी कि बीजेपी जुमलेबाजी की राजनीति करती है। लेकिन अहमद साहब, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि अगर जनता का साथ जेडीयू को मिल जाए तो जाहिर तौर पर उसे विपक्ष को एकजुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आप जनता का भरोसा जीत लेते हैं, जिस जुमलेबाजी का आरोप आप बीजेपी लगा रहे हैं कि बीजेपी जुमलेबाजी की राजनीति करती है, जनता को भ्रमित करती है, उसके बाद अपने वोट बैंक को स्ट्रांग करती है, अगर इन बातों को स्पष्ट तौर पर अगर जेडीयू या तमाम राजनीतिक दल जो आज खुद को संगठित करके एक संयुक्त मोर्चे की बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अगर जनता का साथ जिसके पास है उसे जी
एक मिनट, मैं बिल्कुल इंजीनियर अजय यादव जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अहमद साहब से मैं जवाब चाहूंगा कि अहमद साहब, जब जाहिर तौर पर जनता का साथ अगर तमाम दलों को मिल जाए तो जरूरत ही नहीं है किसी मोर्चे की। जनता का साथ हमको पूरे देश में, हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि हम पूरे देश में लड़ रहे हैं। हमारा हमको जो जनता का साथ है वो पूरा बिहार में साथ है, और बिहार में जनता हमारे साथ आगे भी रहेगी। बिहार में जो हमारे नेता ने काम किया है, जो बात कही उन्होंने वो कर दी। तो हमारे नेता का जो साख है पूरे देश में, एक राष्ट्रीय नेता की साथ है, और उसके लिए हमें बिहार में ही, अब दिल्ली में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां भी आप देखिएगा कि जो परिणाम होगा उसका स्वरूप आप देखिएगा कि हमको क्या उससे फायदा हो रहा है। लेकिन पूरे देश में हमारी पार्टी नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी है, और जो भी बड़ी पार्टियां हैं वो सब मिल करके, और कांग्रेस पार्टी जो कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उनको इस बात पर पहल करना चाहिए। ये एक समय की मांग है कि एक साथ भारतीय जनता पार्टी का जो छलावा तंत्र है उसको दूर करने के लिए सारी लाइक माइंडेड पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, एक फॉर्मेशन बनाना चाहिए, जिससे कि जनता को भ्रमित होने से, जनता को गुमराह होने से कोई काम तो होगा नहीं। सिर्फ जनता को गुमराह करके और पावर को अपने पास लेने का ये बीजेपी का कवायद रहता है। इसको ठीक है अहमद साहब, इंजीनियर अजय यादव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं देखिए ऐसे सहमत जी की बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं जी। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए चाहती है कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल बाबा, उनके नेतृत्व में पूरा विपक्ष इकट्ठा हो और हमारा मुकाबला करे। यही तो बचा हुआ है जिसकी उम्मीद हम करते हैं। दूसरी एक बात और सूर्या जी, कि जितने भी दलित नेता हैं पूरे देश में, वो सारे दलित नेता एनडीए के साथ खड़े हैं। मसलन आप देखिए बिहार के सबसे बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, जिनका बहुत बड़ा जनाधार है बिहार में जी, वो आज एनडीए के साथ खड़े हैं। माननीय रामविलास पासवान जी एनडीए के साथ खड़े हैं जी। तो इस तरह का एक माहौल पूरे देश में बन चुका है कि जो दलित समुदाय के लोग हैं वो देश के तरक्की के साथ, देश के विकास के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के साथ चलना चाहते हैं जी। और देखिए कहीं ना कहीं वो लोग कांग्रेस से किनारा करके हमारे साथ हैं। माननीय रामविलास पासवान जी पहले यूपीए घटक में हुआ करते थे जी, लेकिन कतिपय कारणों से वो एनडीए गठबंधन में आए और आज वो भारत सरकार में मंत्री हैं। तो मेरा मानना ये है कि विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता। आपने भी कहा और दूसरे साथियों ने भी कहा कि समाजवादियों का 10 समाजवादी कहीं अगर इकट्ठे होते हैं, उनके पास एक 11वां विचार उत्पन्न हो जाता है, और यह मेढक तौलने जैसा है कि आप किसी तराजू पे मेढक को रखकर के तौलें। इस तरह से समाजवादियों की विचारधारा होती है, ये कभी इक्का नहीं हो सकते। मैं तो कहता हूं कि आप समाजवादियों के बड़े झंडा बरदार हो, तो आप सबसे पहले पप्पू यादव को अपने पाले में ले आओ ना। लालू प्रसाद ने बहुत प्रताड़ित किया है पप्पू यादव को, और वैसे कई राजनेता हैं जिनको व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक दलों के जो पुरोधा हैं, जो नेता हैं, जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राजनीति का चोला ओढ़ करके, समाजवाद का चोला ओढ़ करके आज हजारों करोड़ रुपए संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं और अपने परिवार और बाल बच्चों को ही राजनीति में ला रहे हैं समाज और जात के नाम पर। तो मेरा मानना है सूर्या जी कि ये जो विपक्ष है यह बिल्कुल धराशायी हो चुका है। 2019 नहीं, ये 2024 के चुनाव में हमारा मुकाबला करने के लिए सोचे। 2024 तक कहीं कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री जी की। जी अहमद साहब, क्या वाकई में स्थितियां ऐसी हैं? ही तिलमिलाहट बिक गई, विपक्ष की एकजुटता सुनकर तिलमिलाहट बिक गई। एक सवाल इन्होंने बीच में उठा दिया, एक पप्पू जी को उठा दिया। इन्होंने बिहार चुनाव के समय पप्पू जी को सब्जबाग दिखाकर अपने तरफ मिलाने का कोशिश किया और कहा कि आपको साइड से सपोर्ट में रखेंगे, और अपने तरफ मिला के आज उनको बेचारे को बीच मझधार में छोड़ दिया, अपने साथ रख भी नहीं रहे हैं। कौन है ना जी? इंजीनियर अजय जी आप बहुत अच्छा मैंने कर रहे हैं, आज तो बेचारे को छोड़ दिए। मांझी जी का भी वही हाल करने वाले हैं आप। उनको वादा किए थे कि भाई आपको राज्यसभा सांसद बनाएंगे और मंत्री बनाएंगे, और 2 साल गुजर गया, बेचारे आपके साथ चले गए यहाँ के मुख्यमंत्री छोड़ करके, और वहां जाके देखिए कि क्या बेचारे का क्या स्थिति बनाए हुए हैं। रामविलास जी को भी एक मंत्री दिए हैं, उनके भाई लोग को भी वादा किए थे कि सबको मंत्री बनाएंगे। सब पशुपतिनाथ पायलट जी बेचारे सांसद बन के इंतजार में बैठे हैं कि हमको भी मंत्री कब बनाया जाएगा।
ठीक है अहमद साहब, आपकी बातों को समझ गया कि बीजेपी अगर वादा खिलाफी करती है, धोखेबाजी करती है और जुमलेबाजी की राजनीति करती है, उसकी स्थिति में क्या वाकई में एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि अगर संयुक्त मोर्चा बनता है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? क्या ये बातें स्पष्ट हो गई हैं? हालांकि अभी लालू प्रसाद यादव का दिल्ली जाना बाकी है। ये सवाल आपका सही है सूर्या जी। और ये चर्चा का विषय है। अब इस पर बैठक होगी, बड़े नेताओं के बीच में सारे पार्टी के नेता बैठेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। सिर्फ यही नहीं कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, उम्मीदवार कौन होगा, क्या होगा, आगे क्या बनेगी, ये सारी चीजें चर्चा का विषय है और इस पर समय आने पर चर्चा किया जाएगा। इसके लिए अभी कोई ऐसा समय नहीं है कि इस पर है। ये एक जरूरत है, वक्त का जरूरत है कि जुमलेबाजी पार्टी को, जो कि भ्रष्टाचारी बन गई है, अब तरह तरह का भ्रष्टाचार कर रही है। रात दिन प्रधानमंत्री तो घूम ही रहे हैं, उनका पूरा घूमने का भ्रष्टाचारी पूरा कार्यक्रम है। उसके अलावा जितने भ्रष्टाचारी मंत्री, अहमद साहब दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, उन स्थितियों में जरा समझना चाहेंगे कि वहां आप अकेले चुनावी मैदान में हैं, वहां कांग्रेस अलग लड़ रही है, उसके बाद अगर बात किया कांग्रेस अगर पार्टी अलग लड़ रही है और राज्य में आप महागठबंधन में हैं और इसके बाद अब सेंटर में भी आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से स्थितियां समीकरण एकजुट होंगे और किस तरीके से संयुक्त मोर्चा की बात की जा रही है? जरा उस बात को हम जरा समझेंगे कि अलग अलग चुनाव दंगल में अलग अलग तरीके की दावेदारी ठोकी जा रही है। बिहार में हम एक मुद्दे पर एक साथ हैं। राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा अधिकार है कि हम किसी भी जगह जाकर के जो डेमोक्रेटिक फ्रेम स्ट्रक्चर है अपने कंट्री का, हम चुनाव लड़ सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ भी 10 साल 8 साल साझा में रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इनके खिलाफ गुजरात में लड़े, पिछला एमसीडी हम इनके खिलाफ दिल्ली में लड़े थे। ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है कि कौन सा चुनाव में कब साथ हुआ, धाराएं हमको लगा कि हम सब लोगों को एक साथ समझ चाहिए, सारी पार्टियां मिल बैठ के करेंगी तो ठीक है, नहीं करेंगी तो हम चुनाव तो लड़ेंगे ही। अगर आज भी बात हो रही है बड़े साझा बनने की, अगर सब कुछ हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ऐसा थोड़े राजनीति। बिल्कुल इंजीनियर अजय यादव जी, बिल्कुल कार्यक्रम आखिरी पड़ाव में, माफी के साथ आपको अहमद साहब रोकना चाहूंगा। इंजीनियर अजय यादव साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिहार के अंदर महागठबंधन के सामने बीजेपी का क्या हश्र विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ, वो सबने देखा। क्या आपको लगता है कि अब केंद्र में अगर ऐसा महागठबंधन होता है, तमाम दल एकजुट होते हैं, उससे बीजेपी की परेशानी बढ़ेगी? देखिए, हमारी पार्टी इंडिया जो है वो कार्यक्रम चाहने वाली पार्टी जी रहे हैं। हमारा वोट का आधार, माफ कीजिएगा तकनीक खामी के चलते आवाज स्पष्ट तौर पर हम सुन नहीं पाया। अजय यादव जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एसएस अहमद साहब, आपने भी वक्त दिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ बने हुए थे अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर तीसरे मोर्चे की जगह दूसरे मोर्चे को मजबूत करने की बात की जा रही है, लेकिन अब समझना जनता को भी होगा कि ये महागठबंधन क्या आम जनता के हक को लेकर, आम जनता के मुद्दों पर, विकास को लेकर होने वाला है, या सिर्फ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। प्राइम टाइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।